बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। व्यूअर्स, ये जो आपने फुटेज देखी ये कोई 2 साल हो गए हैं इस वाक़े को, इस फुटेज को शूट हुए हुए। आज हमारे साथ सेट पे हैं रफ़ाकत अली। मुझे हैरानगी भी होती है, गुस्सा भी चढ़ता है, कंफ्यूज भी मैं हो जाती हूँ कि हमारे माशरे में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि एक शख्स का एक्सीडेंट होता है, जो इंसान गाड़ी से एक शख्स को बाइक पे मार के चला जाता है, उसके क्या जहन में एक लम्हे के लिए ये बात नहीं आती कि जिसको मैंने गाड़ी से मारा उसको शायद कुछ चोट लगी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, या खुदा न खास्ता कहीं उसकी डेथ तो नहीं हो गई। और जिस शख्स को मारा, क्या उसका कोई ख़ानदान है, क्या उसकी कोई फैमिली है? ऑब्वियसली हर इंसान, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का फैमिली मेम्बर है। अब रफ़ाकत को गाड़ी मार के एक इंसान गायब हो गया। अच्छा, इनको हस्पताल लेके गए, डॉक्टर ने जो बेसिक इनका चेकअप वगैरह करना था वो किया, उसके बाद इनको घर भेज दिया गया। कुछ ही अरसे के बाद इनकी जो टांगों वगैरह में है वो सेंसेशन का इशू होना शुरू हो गया। बाकी सारी बातें तो हम रफ़ाकत भाई से ही जानेंगे, लेकिन अब ऑलमोस्ट 2.5-3 साल होने को हो गए हैं इस बात को। एक 35 साल का आदमी जिसकी एक कामयाब वेल्डिंग की बिज़नेस थी, जो अच्छे खासे पैसे कमा के अपना गुजारा चला रहा था, आज वो, क्योंकि उनके बेटे अब 7 साल के हो गए हैं, अपने बेटे के साथ ना खेल सकते हैं, हाथ से उसको एक निवाला नहीं खिला सकते, अपनी बीवी की बेसिक फाइनेंशियल जो जिम्मेदारियां होती हैं हम सब के ऊपर, उनको नहीं पूरा कर सकता। मतलब हमारी सोसाइटी में ऐसा क्या है, मुझे समझ नहीं आती। इसलिए मैं कह रही हूँ हमारी सोसाइटी में, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जहाँ पे अगर ज़लज़ला आता है या कोई भी कुदरती आफात का हम शिकार होते हैं तो आउट ऑफ द वे जाके लोग डोनेशंस भी देते हैं और ऑन ग्राउंड जाके मदद भी करते हैं। तो क्या बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर होना ही ज़रूरी है कि हम लोग बेदार हों, जाग उठें या कुछ करें? क्या पाकिस्तान में सारे डॉक्टर्स जो हैं वो सो गए हैं, गायब हो गए हैं कि इनकी सिचुएशन या इनके सर्कमस्टांस का उनको ख्याल नहीं आ रहा? क्या जो हमारे बाकी इदारे हैं जो इतनी ज़्यादा तिब्बी और फाइनेंशियल मदद करते हैं लोगों की, क्या उनको एहसास नहीं है कि एक शख्स ऐसा है जो एक मुश्किल से गुज़र रहा है? अब बहुत से लोग जो हैं वो रफ़ाकत भाई को उम्मीद भी दे चुके हैं। इनको ये भी कहा गया कि भाई आप पता नहीं कितने लाख रुपए अगर देंगे तो कराची में एक डॉक्टर है वो इलाज कर देगा। मैंने रफ़ाकत भाई से अभी थोड़ी सी बात की तो पता चला कि उन्होंने कहा कि हम आपको कोई दवाई देंगे, वो दवाई आप लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। मतलब इस चीज़ को भी सोच के मुझे हैरानगी होती है कि एक इंसान ऑलरेडी एक तकलीफ़ से और एक मुश्किल और एक कर्ब से गुजर रहा है और हम उसको, वो जो कहते हैं ना, ट्रक की बत्ती के आगे लगा रहे हैं कि भाई आप हमें इतने पैसे देंगे तो हम ये कहेंगे। यानी कि किसी की मजबूरी, किसी की प्रॉब्लम, किसी की तकलीफ का भी नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। आगे बढ़ के अगर हम में से कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, देखिए इधर एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू भी आता है, यहाँ पे एक कानूनी नज़रिया भी है, एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ व्यूअर्स ये भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जब ऐसे वाक़यात रूनमा होते हैं, जब ऐसी सिचुएशन होती है और जब मंजर आम पे आ जाती है, उसके बाद जो लोग कोई एक्शन नहीं लेते, वो क्या, मतलब मसला क्या है? क्योंकि लोग खाने पे जाते हैं, मैंने देखा है बड़ी दफ़ा लोगों ने घर पे पिज़्ज़ा मंगाया या बाहर से किसी महंगे रेस्टोरेंट से खाना मंगाया, 12-15 हज़ार रुपये का बिल आया, वो ऐसे करके दे दिया। लेकिन जब किसी की मदद करनी होती है या किसी को 100,000 रुपया भी पकड़ाना होता है तो हमारी जान जानी शुरू हो जाती है। मेरे लिए ये चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग है। हमेशा एक ही बात आप लोगों के साथ व्यूअर्स शेयर की है मैंने कि देखें, जिसके पास नहीं है या जो किसी तकलीफ़ या कर्ब से गुजर रहा है, उसका तो, उसकी आजमाइश तो ये है ना कि उसने उस वक्त से गुजरना है और फिर भी सब्र शुक्र करना है। लेकिन जिसके पास बहुत है, जिसके पास पैसा है, माल है, दौलत है, शोहरत है, मतलब ये सब कुछ है, उसकी क्या आजमाइश है?
उसकी यही तो आजमाइश है कि जो वो कमा रहा है या जो पैसा या रकम उसके पास है वो फिर उन लोगों पे भी खर्च करे जो साहिब हैसियत नहीं हैं, या सारी बर्दाश्त और सारी टॉलरेंस और सारा तकलीफ को संभालना उन्हीं लोगों के लिए एक आजमाइश है। सिर्फ वही लोग हैं जिनके साथ शायद अल्लाह माफ़ी दे रब ताला नाराज है। ये तो नहीं होता ना व्यूअर्स। जिंदगी में बैलेंस होता है, एक सर्टन तरीके से चीज़ें चलती हैं, एक निज़ाम है नेचर का। एक के पास है, एक के पास नहीं है, जिसके पास नहीं है उसने उसको देना है जिसके पास नहीं है, और चीज़ों को एक अच्छे मुस्बत अंदाज में आगे लेके चलना है। अब रफ़ाकत का क्या होगा? क्या वो सारी जिंदगी इसी तरह व्हील चेयर पे, और बाय द वे जिस व्हील चेयर पे भी रफ़ाकत भाई बैठे हैं, अभी इनकी ज़बानी इनकी कहानी हम ब्रेक के बाद सुनेंगे। हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ हमेशा होते हैं जब भी इस किस्म की कोई स्टोरी हमारे पास आती है। व्यूअर्स, हमारा ऑब्जेक्टिव मॉर्निंग विद जुगन पे सिर्फ आपको एंटरटेन करना नहीं है, हम एंटरटेन भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक हम इस जिम्मेदारी को बहुत सीरियसली लेते हैं एज अ टीम कि आपकी उन लोगों से मुलाकात करें जो किसी मसले में, जो किसी तकलीफ़ में है, और अगर आप में से कोई बढ़ के सवाब कमाना चाहता है या मदद करना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है तो आपको एक मौका देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, और हम आपको डायरेक्ट कर देते हैं उस शख्स के साथ। हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जिसका मसला है उससे आप डायरेक्ट लिंक होकर बात करें। आज हमारे पास मेडिकल एक्सपर्ट भी हैं, हमारे पास एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हम आपके पास लेके आएंगे, उसके अलावा हमारे पास एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ वकील भी होंगे, उनसे भी एक लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे जिन्होंने इनकी ये स्टोरी को डिस्कवर किया और हमारे पास एक है, उनसे भी बात करेंगे और इस मसले के कुछ हल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे कि रफ़ाकत का होगा क्या, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और आखिर रफ़ाकत किसकी जिम्मेदारी है? आपकी, मेरी, पूरे पाकिस्तान की, इदारों की, गवर्नमेंट की, या बस हम इनको अल्लाह ताला पे ही छोड़ दें? देखिए, रब ताला इस दुनिया में हमारे लिए वसीले बना के भेजते हैं लोग। अब हम उस जिम्मेदारी को सीरियसली ये लें या ना लें, ये हम पे डिपेंड करता है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। रफ़ाकत अली हमारे साथ हैं और हमें साथ में ऑफ कोर्स ज्वाइन किया है सबसे पहले ऑफ कोर्स हमारे ब्यूरो चीफ ऑफ पब्लिक न्यूज़, अ रिनाउंड जर्नलिस्ट, अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी और अ फादर फिगर टू आवर होल चैनल, नासिर नकवी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। जब भी कोई हमारी ज़िंदगी में मसला आता है इस किस्म का, हम सबसे पहले इन्हीं को कहते हैं कि नकवी साहब प्लीज़ आ जाएं, क्योंकि इनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है ना और जो इनका जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और वही वाली बात है ना व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंस ही है जो बोलता है। एंड देन ऑफ कोर्स मेरे बहुत ही प्यारे भाई, खुद भी एक रिनाउंड एंकर पर्सन हैं, एक रिलीजियस स्कॉलर हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं, अली वक़ार कादरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। ये वो हमारा पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स है जो हमेशा व्यूअर्स इस किस्म का जब इंसिडेंट होता है तो एक फेयर पर्सपेक्टिव लेने के लिए, एंड ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ आवर टीम फ़ारूक वरैच, जर्नलिस्ट एंड अ ब्रिलियंट एंकर पर्सन। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक, क्या हाल है आपके? अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि एक जैसे ही प्रोग्राम शुरू होना था उससे कोई 5 मिनट पहले एहसास हुआ कि जो इनकी सिचुएशन है और कंडीशन है उनके लिए एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, एक ऐसे गाइड का हमारे लिए होना ज़रूरी है जो हमें बता सकते हैं कि मेडिकली हो क्या सकता है, ऑब्वियसली एक सरसरी गुफ्तगू करके, एंड देन इस मसले का सलूशन क्या है। तो हमें प्रोफेसर डॉक्टर कामरान भट्ट ने ज्वाइन किया है, मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब प्लीज़ आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है डॉक्टर साहब का मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लिटरली वो वाले मेरे भाई हैं कि जिनको मैं एक कॉल करती हूँ तो आप की जान हाजिर होती है, एंड ऑन एयर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये सिचुएशन ऐसी थी डॉक्टर साहब के हम सारे थोड़े कंफ्यूज हो गए, हम मेडिकल सवाल पूछना शुरू हो गए, तो मैंने कहा यहाँ पे तो कामी भाई का होना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर का होना ज़रूरी है, मसीहत जो आएगा तो एंड वही बात है कि फिर अगर इनकी सिचुएशन आप हमें फिर एक्सप्लेन करते तो सबसे पहले इनसे इनकी कहानी सुन लेते हैं और फिर डॉक्टर साहब आप अपने टेक्निकल सवाल भी फिर पूछ लीजिएगा। जी फारूक भाई, जी हमें बताइए रफ़ाकत भाई कि हुआ क्या, शुरू से बताओ। वालेकुम सलाम। मैं रावलपिंडी में वेल्डिंग का काम करता था, तो उधर मैं एक कोठी का नाप लेके वापस आ रहा था,
तो रास्ते में मुझे एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी वाला मार के चला गया। ठीक है। तो फिर 10 दिन बाद मेरी ये टांग सुन नहीं है, तो फिर मैं एक क्लिनिक में गया हूँ। एक सेकेंड, तो जब आपको गाड़ी लगी जी, उसके 10 दिन तक आप चल फिर रहे थे? हाँ जी। हाँ जी, इसमें मैं थोड़ी तस्दीक करूं कि बहुत से लोग इस चीज़ से नावाकिफ़ है। ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि जो कभी अगर आपको चोट लगे, आपकी टांग में दर्द, सुन हो, फौरी डॉक्टर से रब्ता करें। इसका मतलब है कि ये चोट का मतलब है इनके मोरों में कोई फ्रैक्चर होगा। जो स्टेबल था उस वक़्त अपनी जगह पे था, जो ये चलने की वजह से हिलता रहा और उसके बायस जो आहिस्ता दर्द हो रही थी, जो सुन हो रहा था, वो पूरा पैरालाइज यानी टांगों पे, नसों पे असर कर गया। ओके जी जी। अब बताइए क्या हुआ? 10 दिन के बाद सुन होना शुरू हुआ, तो आपने 10 क्या दिन के किया? बाद ये टांग सुन नहीं है यहाँ तक। हाँ। तो फिर मैं एक क्लिनिक में गया हूँ, उन्होंने मुझे ड्रिप लगाई है, उससे मैं सारा पैरालाइज हो गया। अब ये सिचुएशन जो है, ये देखना है कि ये ड्रिप के रिएक्शन से हुआ है कि इनकी चोट की वजह से हुआ है। स्टार्ट जब सुन तो पहले ऑलरेडी हो रहे थे। हाँ जी, सुन जो हो रहे थे वो क्या सिर्फ टांगों में सुन हो रहे थे आप? ये टांग सुन हो रही थी। सीधी वाली? हाथों में तो नहीं हो रहे थे? नहीं। हाँ, क्योंकि इनके जो अगर आप हाथ भी देखें और इनकी जो चेंजेस हैं, जो तब्दीलियाँ हैं, वो पूरे बॉडी में हैं। तो इससे हमें ये है कि ये इसमें एक और चीज़ को देखना पड़ेगा कि बाज़ का मरीज़ जब गिरता है तो वो समझता है कि सिर्फ मुझे लोअर यानी नीचे वाले कमर के मोरों में तकलीफ़ या वजह है। हो सकता है इनकी जो इंजरी है वो ऊपर और नीचे सारी हो और बाद में ये उसको रिलेट कर रहे हैं कि किसी इंजेक्शन की वजह से पैरालाइज। इस तरह मरीज़ नहीं होता, रिएक्शन ज़रूर होता है, वो फौरी होता है और उसका इलाज हो जाता है। लेकिन आई गेस सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि भैया हुआ, मतलब एक्सीडेंट हुआ तो जिसने गाड़ी मारी वो किधर गया? वो चला गया, वो नहीं रुका। हुआ क्या था? आप बाइक पे जा रहे थे, किसी ने आप मतलब मैं बाइक पे जा रहा था तो सामने से ना एक बंदा आया, उसको बचाते बचाते मैं 1 वे रोड पे चला गया। उधर से गाड़ी बहुत स्पीड में आ रही थी, वो मार के मुझे चला गया। इसमें गलती तो थोड़ी सी आपकी भी हुई ना कि आप घबरा के 1 वे में चले। हाँ जी, मैं वो लड़के को बचा रहा था। जी जी, ज़ाहिर है। लेकिन ट्रैफिक कानून में ये भी कहा जाता है ना कि आप अगर एक जानवर को बचाते बचाते या किसी चक्कर में तो आपको बड़ा नुकसान कर जाए तो आपको अपने होश व हवास कायम रखने चाहिए थे। नहीं हो सके, बाई चांस हो जाता है, हर एक का नहीं उस पर काबू होता, लेकिन हुआ, गलती हुई जी। अब देख रहे हैं इसमें यह है कुछ नज़र आता है कुछ, लेकिन अब ज़रा सा आपने इसको छेड़छाड़ की, उसमें निकला कि ये खुद भी रफाकत जो है 1 वे पे चले गए। 1 वे पे जाना भी तो अचानक, लेकिन सर अगर इंसान की जिंदगी बचाने के लिए गया था ये, गए थे, लेकिन जिसने गाड़ी मारी वो मार के चला क्यों गया? उसकी वजूहत मैं बताता हूँ ना। देखें, आम जिंदगी के मामलात और हैं और ज़बानी कलामी जो हम लोग गुफ्तगू करते हैं वो और है। हम लोग यहाँ पे बैठ के गुफ्तार के गाजी बन के चले जाते हैं और बातें करके मशवरे के, लेकिन कोई तजवीज़ या कोई काम की बात नहीं करते। अब होता क्या है इसमें, मेरा अपना ज़ाती कई दफ़ा, आपके साथ भी एक से ज़्यादा दफ़ा हुआ, एक्सीडेंट हुआ रोड पे, एक नौजवान जो है वो ज़ख्मी हालत में फड़फड़ा रहा है एक परिंदे की तरह, जानवर की तरह, तो मैंने उसे उठा के गाड़ी में डाल के लेके मैं अस्पताल गया और मैंने जाके उससे, मतलब कि मार के कोई और गया, आप रुके? मार के कोई और गया। मैंने उसको ट्रीटमेंट कराया, सब कुछ कराया। जब मैं देखा हाँ भाई ठीक हो, स्टेबल होने, हाँ, मैंने अपना जेब से कार्ड निकाल के उसको दिया कि अगर कोई मदद की कि अगर कोई ज़रूरत हो या कोई मसला हो, मैं हूँ फलाना शख्स, क्या कि मैं चला गया। अच्छा, अब मैं चला गया तो 2 दिन के बाद मुझे फ़ोन आ गया कि फ़लाने साहब बोल रहे हैं। हाँ जी फ़लाना साहब बोल रहे हैं। हाँ जी, आपने वो फलाने को वहाँ पहुँचाया था? मैंने कहा जी बिल्कुल मैंने पहुँचाया था। कहने लगे उसका बटवा कहाँ है? अब जब इस किस्म की बातें होती हैं हमारे मुआशरे में तो लोग घबरा जाते हैं, नेकी से भी दूर भाग जाते हैं कि नहीं यार अब क्या है। फिर दूसरा इसका एक और पोर्शन है, एक तस्वीर ये भी है कि जब आप रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस वाले सबसे पहले आपसे शुरू हो जाते हैं कि आपने मारा, कि आपके दोस्त ने मारा, कि आपके रिश्तेदार ने मारा। मेरे अपने साथ ये हो चुका है सर। एक दफ़ा मैं जा रही थी तो मैंने देखा कि 2 लड़कियां रोड के साइड पे खड़ी हुई हैं और एक कोई शख्स ज़मीन पे है। तो मैंने एकदम से गाड़ी रोकी, मैंने कहा बच्चियाँ रोड पे क्यों खड़ी हुई हैं? तो वो इनका एक्सीडेंट इसी तरह हुआ था और जो लड़का था उसका सर जाके लगा विंडस्क्रीन शैटर हो गई और उसको गाड़ी में से निकाल, मतलब उसको ज़मीन पे वो लेटा हुआ था और 2 जो ख़वातीन थी वो उसके साथ थी।
अब वो वेट कर रहे हैं 1122 का, तो वो जब तक नहीं आई तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ले जाऊं या व्हाटएवर। अब मुझे बुरा लगे कि वो दोनों लड़कियां थी, उन्हें जीन्स वगैरह पहनी हुई थी और लोग जो है वो ज्यादा उनको देख, खैर मैंने वहां पे खड़ी हो गई और मैंने कहा बेटा आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ जब तक वो आ नहीं जाते। और वो जो भाई था उसके साथ, मैंने जो मेरे साथ गाड़ी में ड्राइवर थे, मैंने कहा आप बेटा इनके पास बैठे रहो, इनको मूव नहीं करना हमने अभी जब तक एम्बुलेंस नहीं आती। पुलिस पहुंची मेरी तो मतलब मुझे इतने सवाल पूछे, इतने, और 1122 वाले ने भी इतने सवाल पूछे। मैंने कहा जी मैंने इनको तो गुजरते हुए देखा। अब जुगन अब ये बताएं आप, इतनी मेरी, और मैं उन बच्चियों को, मैंने कहा वो लड़कियां हैं, उनको लोग घूरी जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि वो बच्चे, और मतलब लोग तंग कर रहे थे उनको। तो मैंने कहा बच्चों मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मेरे पास, हम इनके पास, भाई के पास। मैं सलवार कमीज पहनी थी, मैं साथ खड़ी, मतलब इतना इंटेरोगेट किया। तो इस चीज की वजह से भी लोग घबराते हैं। मदद करने से मसाइल यही है ना कि लोग नेकी से क्यों दूर होते हैं, कि जब आपको रिएक्शन ये मिल रहा है, एक नेकी का जो किसी को वाहवाह करनी चाहिए, पजीराई करनी चाहिए कि गाड़ी रोक के उसने। अच्छा बट सर देखिए, ये तो वो लोग हुए ना जो हेल्प करना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि एक शरई तौर पे भी मुझे प्लीज, मतलब फ्रॉम अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे प्लीज अली भाई गाइड करें कि ये क्या, मतलब कोई गाड़ी, मतलब एक बंदे को बाइक पे मार के आप चले गए, और एक बंदा जो बाइक पे है अगर उसने हेलमेट भी पहना हुआ है तो जब उसको गाड़ी लगेगी और वो गिरेगा तो चोट तो लगनी ही लगनी है। कोई बड़ा मिरेकल हो अगर बिल्कुल भी कोई खराश ना है, तो क्या अगले का रुकना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और ये A+ का एजाज़ है कि इस तरह का इशू आप लोग हमेशा उठाते हैं। देखिए बेशक ये अपनी गलती की वजह से एक इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ करने की नीयत से उस तरफ गए, और अगर ये उस तरफ ना भी गए होते, इत्तफ़ाक़न ही कोई लग जाता, तो ये हमारी दीनी भी और हमारी अखलाकी भी ज़िम्मेदारी है। और अगर उसने नहीं भी मारा तो बाद में कितनी गाड़ियाँ गुजरी होंगी, हम तो उस एक को डिस्कस कर रहे हैं ना, जिसने मारा, तो बाद में जितनी गाड़ियाँ गुजरी होंगी, कोई एक शख्स नहीं रुका। हमारे यहाँ 2-3 फेनोमेनाज इकट्ठे चल रहे हैं। एक तो जिस पर बात नकवी साहब ने कर दी और आप लोगों ने कर दी कि हमारे यहाँ एक माहौल ऐसा बना दिया गया है कि हर शरारती काम की गुंजाइश मौजूद है और अच्छे कामों की गुंजाइश कम से कम होती जा रही है। बिल्कुल। दूसरी, हमारे यहाँ मुआशरे की बतौर मुआशरा तरबियत नहीं हुई। ठीक है, हम बेहिस लोग हैं। बल्कि आप देखिए अभी भी सियालकोट का वाक़या हमारे सामने गुजरा है, फैसलाबाद का वाक़या हमारे सामने गुजरा है। इसके प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस होने वाले हैं, लेकिन बतौर मुआशरा क्या हम इस नतीजे पे नहीं पहुँच चुके कि हमें तरबियत की ज़रूरत है? हम बेहिस हैं और हम अपने आप को मंसूब किसके साथ करते हैं, किस दीन के साथ और किस हस्ती के साथ, और हमारा अपना अमल किस तरह का है। यानी पूरे का पूरा खुलासा, मसलन मैं आपको एक बात बताऊँ, सही बुखारी के अंदर, इसके अलावा कोई तारीफ़ ही कोई बता ही नहीं सकता दुनिया में बंदा। हज़ूर इस्लाम से किसी ने पूछा कि मुसलमान कौन है, तो आपने 2 तारीफ़ें की। आपने फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे महफूज रहें, और दूसरी तारीफ़ की मुसलमान वो है, ठीक है, खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, जो दूसरों के लिए कितना नफ़ा बख्श है। जो जितना नफ़ा बख्श है वो उतना अच्छा है, जो जितना नफ़ा बख्श नहीं है वो उतना बुरा है। लेकिन एक बात बताऊं, ये तो ऑफ कोर्स इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, लेकिन एक्चुअली इंसान वो है, एक्चुअली 100%, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप हिंदू, किसी भी मजहब से आप बिलोंग करें, असल इंसान तो आखिर वो है ना जिसके हाथ, ज़बान और जान किया हुआ है इस्लाम ने, ये वाज़े किया हुआ है कि जिसने एक शख्स को मारा उसने पूरी इंसानियत को मारा। तो वही वाली बात है ना, शख्स को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। लेकिन ऐसा नहीं होता सर। लेकिन बात क्या है जुगन, बात ये है ना। अच्छा, इसी बात को सर हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप प्लीज हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। रफाकत अली हमारे साथ हैं। आप एक बेटे हैं, कारोबार मतलब खुद भी एक बेटे हैं, आपका अपना भी एक बेटा है, मैरिड हैं माशाल्लाह, लेकिन इनकी लाइफ देखें। मतलब एक बंदा जो अपने पैरों पे खुद चल रहा था, काम पे गया, क्या पता था कि काम पे वापसी पे इस तरह एक्सीडेंट होगा, हॉस्पिटल जाएगा, उसे लगा उसका इलाज हो गया, घर पहुंचा, 10 दिन बाद एक टांग, राइट वाली टांग इनकी नम होना शुरू हो गई, और उसके बाद मामला यहाँ तक पहुँच गया। फिर क्या कहेंगे आप? ये देखिए ना कि इंसान की ज़िंदगी में कितनी बेयकीनी भी है, और ख़ास तौर पे अभी आप देखें कि अभी हम ब्रेक में जब इनकी हमने ये जो खोली है गिरा, तो वो इनका पाँव जो है वो नीचे लग रहा था। मतलब ये एक लाचारी और बेबसी की कैफियत होती कि आप फैमिली मैन हैं और आप सारा घर आपके ऊपर चल रहा है, और फिर एक दिन ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना पाँव नहीं
चला सकते। और वो सारे पर्सपेक्टिव पे तो इन लोगों ने बात कर ली। मैं ये कहूँगा कि अभी भी रफ़ाकत जैसे कितने ही लोग हैं, शायद गवर्नमेंट उस तरह से नहीं कर पाती, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको आगे आना चाहिए। बहुत से लोग काम भी कर रहे हैं, NGOs भी चाह रही हैं, लेकिन इस तरह के जो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी एक मोड़ पे अचानक ख़त्म हो गई है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी ज़िंदगी फिर से चले, कुछ लोगों को आगे बढ़ना चाहिए कहीं ना कहीं। देखो, मैं जो बात कह रही हूँ ना वो ये है कि ठीक है, गवर्नमेंट की हम जिम्मेदारी की तो बात करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा एक हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना। मतलब देखें, वो अपनी जगह है, इदारे अपनी जगह है, लेकिन हर इंसान आगे बढ़ के भी तो अपना हिस्सा डाल सकता है ना। बाय द वे, हम नंबर चला रहे हैं रफ़ाकत अली का स्क्रीन के ऊपर। अगर कोई इनको हेल्प करना चाहता है या इनके काम आना चाहता है तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो स्क्रीन पे चल रहा है। अभी मत कीजिएगा क्योंकि इस वक्त हम लाइव हैं, 12 बजे के बाद कॉल करके इनसे बात कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि अगर आप हेल्प करना चाहते हैं या कुछ इनके काम आना चाहते हैं। मैं फ़ारूक ये जानना चाहती हूँ कि इस किस्म के कितने केसेस आपके सामने ऑन अ रेगुलर बेसिस आते हैं जहाँ पे किसी ने गाड़ी मारी या कोई भी किस्म का एक्सीडेंट हुआ और फिर उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया? इस तरह के बेशुमार केसेस। ऐसे लगता है कभी कभी तो इतनी कॉल आती हैं जिससे ऐसे लगता है कि पता नहीं हर शहर में कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई, किसी ने कहा एक्सीडेंट हुआ, कोई मामूली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया, कुछ गलती हो गई, कुछ मसला हो गया, उसके बाद उसकी ज़िंदगी आज एक चारपाई के इर्द गिर्द घूमती है। और लोग वो फ़ोन करते हैं हमें और कहते हैं कि यार आप एक मरतबा आके देख लें। मैं एक शख्स था गुजरावाला, उसके पास वहाँ पे गए तो वो बताया उन्होंने कि पिछले 10 साल से एक ही चारपाई पे हैं और 10 साल में उन्होंने इस कमरे के अलावा कुछ नहीं देखा बाहर, और वो उस कमरे से बाहर कोई लेके भी जाने के लिए भी तैयार नहीं था। फिर ऐसी जब सिचुएशन होती तो रिलेटिव्स वगैरह और बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होते हैं क्योंकि एक मुश्किल होती है ना, और पता है कि कहीं पैसे ना मांग लें। हाँ। और जिनके अपने हालात नहीं ठीक होते वो कहते हैं अगर हम मदद नहीं कर सकते पैसों में तो हम किनारा कशी कर लें। डॉक्टर तक लेके जाना इनको कितना मुश्किल है। यहाँ से अगर आप ये देखें ना कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन ही बड़ी टफ हो जाती है। आम नॉर्मल तो आदमी चला जाता है, तो इसलिए जो मतलब वो जो कहते हैं ना डिफरेंट अब तो सर्विसेज हैं, आप बाइक पे खुद किसी के साथ बाइक पे बैठ के आप चले गए, अब इनके लिए अलहदा एक ट्रांसपोर्ट का मामला क्रिएट करना, इनको लेके जाना, वहाँ पे इनका कराना, फिर वापस लेके आना, किसी एक बंदे को अपना पूरा टाइम देना पड़ता है ना इस किस्म की चीज़ को। तो ये तो हम देखते भी हैं। और वैसे मैं आपको ये भी बताऊँ कि एक जो अच्छी बात ये भी है कि बहुत से लोग फिर हम जैसी कोई चीज़ ऑन एयर होती है, जिस तरह आपने ख़ास तौर पे ये इनको रफ़ाकत को दिखाया और ये व्हील चेयर पे इनको मिली और ये चीज़ें आई, इस तरह बेशुमार लोग हैं जो पूरी दुनिया में किसी ने डोनेट किया। यस एग्जैक्टली। ये व्हील चेयर कहाँ से आई, ये किसने दिया आपको? ये जो प्रोग्राम हुआ था ना पहले A+ में, तो उनसे रब्ता किया किसी बंदे ने। अब ये देखिए ना, एक पॉजिटिव पहलू है कि जैसे ही आप इस तरह की कोई चीज़ दिखाते हैं तो पूरी दुनिया से लोग कहीं ना कहीं इनसे रब्ता करते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ इनको डिलीवर हो जाती है। आसानी कहीं ना कहीं आई, ये व्हीलचेयर एक आसानी है, एक आसानी है, लेकिन मगर उस आसानी के साथ तो देखिए रोजी रोटी भी तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। बड़ा मतलब आपके पास व्हीलचेयर है लेकिन आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, सर पे आपके छत नहीं है, तो व्हीलचेयर का बंदा चार डाले। मतलब वो अपनी जगह एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिसने किया अल्लाह उसको खुश रखे, उसको ज़िंदगी दे, उसको सेहत दे और उसकी सारी मुश्किलात को आसान करे। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि ये इस केस के बारे में आप क्या कहेंगे? आप खुद बहुत ज़्यादा फिलैंथ्रोपी का काम करते हैं, डॉक्टर साहब के बारे में मैं पर्सनली जानती हूँ। जिधर जिसके काम आ सकते हैं खुद आगे बढ़ के ऑफर करते हैं। ये वो वाले डॉक्टर नहीं कोई इनके पास आए, खुद आगे बढ़ के कहते हैं मुझे बताओ। जज्बा नजर आ रहा है कि आपने एक कॉल की और वो फौरी तौर पे आ गए, इनकी मेहरबानी है। लेकिन ये यकीनी बात है, बिजी डॉक्टर, ये सदका जारिया है। बेशक बेशक। और आप जिस नियत से कर रहे हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमालों का दारोमदार नियतों पर है। आपकी नियत अच्छी है तो इंशाल्लाह इसका अच्छा ही होगा। बहुत शुक्रिया जुगन और नकवी साहब, इसके लिए कि हमारे मुल्क को ना भी ज़रूरत है कि हमें ऊपर से कहीं से लोग तो आएंगे नहीं। मैं रफ़ाकत की तरफ आता हूँ। मैंने इसका ब्रेक के दौरान बड़ा मुकम्मल मुआयना किया है। अच्छी बात यह है अगर आप रफ़ाकत की तरफ देखें तो इसके हाथ हिल रहे हैं और इसका ऊपर वाला धड़ जो है वो मुकम्मल काम कर रहा है। तो ये हम इसको दो में पहले डिवाइड की, इसमें कोई शक नहीं कि इसके हराम मगज़ में इसकी नसों में डैमेज आया हुआ है, जिसकी वजह से इसका धड़ निचला वो चल नहीं रहा, लेकिन ये काम कर रहा है। जो चीज़ परेशानी की है ये निगलेक्टेड लग रहा है, जैसे इसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा। नंबर 1 हमें इसमें ये देखना है कि इसकी चोट का नौइयत क्या है, क्या वो मुकम्मल है या गैर मुकम्मल है। हराम मगज़ की चोट अगर गैर मुकम्मल हो, अभी उसमें कुछ बचा हो, उसको हम स्कैन करेंगे, इसका इलाज करके देखेंगे
तो हम और आज आप इनको अपने साथ एब्सोल्युटली हम डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैं अपने साथ लेके जाऊंगा और प्रॉपर चेक करूंगा, इनका चेकअप कराएंगे ताकि हम जाकर इन्हें देखें कि इनकी चोट में क्या गुंजाइश है। अगर वो चोट में गुंजाइश है तो उसके अंदर इनकम्प्लीट यानी गैर मुकम्मल यानी पूरा अगर डैमेज नहीं है हराम मगज़ तो उस पर कुछ हो सकता है। अब हमारे पास जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह सूरत हाल है, इनके पास एक बैग भी है, इन्होंने यूरिन भी पकड़ा हुआ, इनकी टांगें काम नहीं कर रही, लेकिन इनका कोई इलाज नहीं हो रहा। अब आप देखें कि इनके हाथों में इस्तेमाल ना होने की वजह से ये इकट्ठे हो रहे हैं, इनकी टांगें सूखापन आ रहा है, उसकी वर्जिश नहीं हो रही। एग्जैक्टली। अब मैं इसमें तो आपको वर्जिश नहीं हो रही ना, उसका होना नहीं, बट चाहिए। डॉक्टर साहब जैसे कि उन्होंने कहा कि भी डेली अगर ये जाके करवाते हैं अपनी फिजियोथेरेपी तो वो कह रहे हैं 1000 रुपए लेंगे। Exactly. वो तो कम से कम भी 1000 रुपए ले तो 30,000 रुपए, उस अंदाज में नहीं तो चाहिए। सर 30,000 रुपए हर महीने सिर्फ इस ट्रीटमेंट के, सिर्फ आपकी फिजियोथेरेपी, अभी हम दवाइयों की और किसी चीज की नहीं बात कर रहे। और लॉजिस्टिक जो लेके कौन जाएगा? नंबर 1 पूरी दुनिया में ऐसे मरीज होते हैं, किसी वजह से होते हैं, और इनके पास घर पे आती है सर्विस, घर पे आती है। उसमें एक सबसे बड़ा जो है अब जो इनको रफाकत की ज़रूरत है, एक तो ये कि क्या ये गैर मुकम्मल चोट है जिसका हम इलाज कर सकते हैं, स्कैन करेंगे हम। दूसरा, इनके जितने मसले इनका मुआयना करके हम ये देखेंगे कि इनको कैसे कारामद करें। अगर आप एक चेयर पे बैठे रहेंगे तो आपके मसल टाइट हो जाएंगे। उसमें अभी मैंने देखा कि ये खड़ा भी होने की कोशिश कर रहा हूँ, कहता मैं खड़ा हो जाता हूँ। रफाकत से मैंने जब पूछा तो कहता तो इसका मतलब है कि एक शख्स जिसका ऊपर का धड़ बचा हुआ है, स्कैन करके देखें कि नीचे के धड़ में कोई जान है क्या, हम उसको हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम उसमें देखते हैं कि कुछ हो सकता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है तो लेट, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन असल चीज़ जो है, जो इसकी टांगें अभी बची हुई हैं, उनके मसल्स को अगर हम चला दें, उनके मसल्स का कुछ हम कर दें, इसके हाथ जो बचे हुए हैं उसको कारामद कर। क्या बहुत से लोग व्हील चेयर पर बैठ के काम नहीं करते? क्या वो कारामद नहीं हो सकते? क्या वो अपनी व्हील चेयर नहीं चला सकते? मैं रफाकत से पूछता, रफाकत आप अपना हाथ ऊपर करें तो कोई अगर आदमी अपना हाथ, हाँ, अगर कोई आदमी याद कर सकता है तो वो ज़रूर कर सकता है। अब इसमें अशद ज़रूरत है कि ये एक ऐसा केस है। हाथ क्यों इस तरह हो गए हैं? आज इसलिए डिसयूज़ हैं, इस्तेमाल नहीं है, बैठे बैठे इस पोजीशन में टाइट हो गए हैं, इनका इस्तेमाल सोका आ रहा है हाथों पे कोई फिजियो नहीं। हमारे यहाँ एक बदकिस्मती, कई जगहों पे हम बात तो ये करते हैं लेकिन ना कोई रिहैबिलिटेशन कंसल्टेंट और हॉस्पिटल नहीं है। नहीं, हकीकी बात ये है। हाँ, इस रफाकत को जैसे ही हुई, पहली तो बात है हिट एंड रन जो भी हुआ, उसके बाकी मेरे साथियों ने उसके मौज़ूआत पे डिस्कस किया, लेकिन असल चीज़ क्या है कि उस वक्त इस केस मिस हैंडल हुआ। एग्जैक्टली आप जो हम कह रहे हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव द नाइन, यानी इस वक्त ये हो जाता कि पहले अब इसके आराम मगज़ को चोट पे वहाँ दो चीज़ें दुनिया में होती हैं। अच्छा एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे ब्रेक लेना चाहूंगी। जी। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो मैं यहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस की बात करना चाहूंगी व्यूअर्स, इसके ऊपर सबका पर्सपेक्टिव लेके फिर आपका भी मैं यही वाली बात पे वापस आऊंगी, क्योंकि व्यूअर्स ये बहुत ज्यादा होता है हमारे यहाँ। मुनीबा मजारी के भी केस में हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि मिस हैंडल हुआ था, ऑन द साइड किसी ने उनको ऐसे करके उठा लिया, रीढ़ की हड्डी में चोट थी, वो हड्डी टूट ही गई, उसके बाद अस्पताल तो होता ये है कि व्यूअर्स कभी कभी एक सिचुएशन इतनी खराब नहीं होती बट मिस हैंडल करने की वजह से, और डॉक्टर ने प्रॉपर नहीं देखा, जल्दी वो जो कहते हैं मुकाने की और कहा जाओ भाई ठीक हो तुम, तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस के भी तो हजारों केसेस आते हैं। और जब डॉक्टर ओथ लेता है तो क्या उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती? ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। अच्छा सवाल है व्यूअर्स, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, और वो गम कौन कम करेगा? हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन आएगा और एक विजिलेंटी का रोल अदा करेगा और आके हमारे मसलों के हल ढूंढेगा? आपकी, मेरी, हम सब की कोई ना कोई जिम्मेदारी तो बनती ही है। खैर, रफाकत अली का नंबर हम स्क्रीन पे चला रहे हैं, इनकी कहानी हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारी बहुत ही प्यारी आयशा चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, वकील हैं, एक मेजर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, आउट ऑफ द वे जाती हैं। जब भी हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आएँ और हमें थोड़ा सा गाइड करें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने अभी बात करनी है मेडिकल नेग्लिजेंस की, क्योंकि गुफ्तगू करते हुए हमें ये भी पता चला कि इनका केस कुछ मेरे ख्याल से सही तरीके से हैंडल भी नहीं हुआ था। लेकिन ये जो हिट एंड रन वाली बात है उस पर आप क्या कहेंगी कि गाड़ी इनको मार के चली गई, ये नो डाउट वन वे पे चले गए किसी और को बचाते हुए, ठीक है, लेकिन जो गाड़ी इनको मार के गई उसका हमें कोई सुराग नहीं मिला, कुछ नहीं पता कि वो कौन है। भाई गलती से भी अगर लग गई तो रुक ही जाते भाई, क्या कहेंगी आप? थैंक यू सो मच नगीन। एक लीगल कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए मैम। नगीन थैंक यू सो मच, यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात ये आती है कि अगर रोड एक्सीडेंट में सबसे पहले बात आती है कि जब इनको हिडन किया गया तो मौके पर वहाँ पर पब्लिकली उस गाड़ी को क्यों नहीं स्टॉप किया गया?
वो बंदा इतनी तेज़ अगर रश ड्राइविंग कर रहा था। ऐसे एक्सीडेंट जब भी होते हैं रश ड्राइविंग की वजह से होते हैं और नेग्लिजेंसी की वजह से होते हैं, जिसमें लॉ प्रोविजन मौजूद है कि उसमें PPC के तहत 322 सेक्शन लगता है। उसमें ये देखा जाता है कि आया उसमें जब वो एक्सीडेंट किया गया था वो लाइसेंस होल्डर था कि वो लाइसेंस के बगैर था। ये भी तो बड़ा प्रॉब्लम है, ये भी बड़ा प्रॉब्लम आता है उसमें। और समटाइम और अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पर अपनी सोसाइटी में एक चीज़ मूव की है, जब एक बच्चा छोटी सी उम्र में भी आपका कोई मतलब एज अभी उसकी कोई 10-12-13 साल ही होती है, उसको कार ड्राइविंग सिखाने शुरू कर देते हैं। बहुत सी ऐसी नेग्लिजेंसी की वजूहात ये सिस्टम भी हैं कि वो बच्चे जो बिल्कुल अभी नाबालिग हैं, अडल्ट नहीं होते, और वो वहाँ पर कार ड्राइविंग कर रहे थे, जिसके रिजल्ट बहुत सी ऐसी बातों के निकलते हैं। अब मौके पे किसी का ना पकड़ा जाना ये लॉ फोर्स एजेंसीज़ की बात है कि वेयर इज़ द पुलिस। किसी ने वहाँ पर 15 पे पुलिस पे कॉल करके इसको बुलाना चाहिए था। 1122 इसके लिए इसको फ़ौरन इसको अपडेट करती मेडिकली सतह के ऊपर। ये सारी की सारी अगर हम देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं जो रेलिवेंट वहाँ पर डिपार्टमेंट है, जिस जगह पर जिस सिस्टम में इसका एक्सीडेंट हुआ वहाँ की पुलिस है इसकी। अच्छा, अब नकवी साहब उन्होंने जैसे मेडिकल की भी बात की, हमारे यहाँ तो मेडिकल नेग्लिजेंस बहुत ज्यादा होती है कि जल्दी जल्दी मगरो लाओ चलो भेजो इसको। जुगन दो चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे ये 1122 बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छी सर्विस, लेकिन इसका काम सिर्फ यही है कि जाए वकूआ से उसको सेफली हॉस्पिटल तक पहुंचा दे, रेस्क्यू कर इसके आगे रेस्क्यू का है। असल ये एम्बुलेंस नहीं है, ये फौरी तौर पे कोई मदद कर सके, फौरी तौर पे देख सके कि चोट कैसे लगी, क्या हुआ, क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर कर सकते हैं। एक सिलसिला शुरू हुआ, एक अच्छा हुआ ना, लेकिन अब इससे आगे जाना चाहिए। लेकिन नकवी साहब देखें, वो जो लोग होते हैं 1122 के, क्योंकि मैं उनको बड़ी दफा उनसे गुफ्तगू और इंटरव्यू कर चुकी हूँ, उनका होता ये है कि वो फर्स्ट एड में और इनिशियल जो मसला होता है, यानी कि अगर कोई आम बंदा होगा, किसी को रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी होगी, शायद वो ऐसे करके उनको उठा ले। अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ। जो कि दूसरी चीज़ ये है कि हमारे मुआशरे में रज़ाकारों की ट्रेनिंग होती थी, स्काउट्स होते थे, बहुत कुछ होता था जो अब नहीं होता। जदीदियत में हम लोग सब चीज़ें भूल गए। अगर एक रज़ाकार जो है जिसने ट्रेन किया हुआ है, जिसको ट्रेनिंग हुई, तरबियत हुई है, एक स्काउट जो है उसे पता है किस तरह हैंडल करना है, तो मुझे कुछ पता है तो मैंने अपनी इंफॉर्मेशन इनसे शेयर की, इन्होंने उनसे शेयर की, तो एक मुआशरे में एक अच्छा तासर पैदा होता है, उनको पता होता है। यहाँ किसी को पता ही नहीं है माशरा साजी में। अच्छा, यहाँ पे सर सॉरी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ये जो मेडिकल नेग्लिजेंस वाली हम बात हो रही है इसको करेंगे। अगेन जैसे कि 1122 की बात हुई, उनके प्रॉपर ट्रेंड, अल्लाह का शुक्र है, प्रोफेशनल्स होते हैं, आपको प्रॉपर लेके जाते हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे माशरे में लोग ऐसे नहीं हैं जो इसकी ट्रेनिंग। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे मेडिकल नेग्लिजेंस की। डॉक्टर साहब, अगर आप बता दें हमारे व्यूअर्स को कि मेडिकल नेग्लिजेंस कैसे हुई, ताकि फिर मजीद ऑब्वियसली अली भाई का पॉइंट ऑफ व्यू एंड फारूक आपके साथ भी, आपने इतने केसेस देखे हैं मेडिकल नेग्लिजेंस होती क्या है आखिर इनके केस में? मेडिकल नेग्लिजेंस का मतलब ये है हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो इलाज आपका होना चाहिए उसमें गफलत। अब इसके केस में रफ़ाकत में ये हुआ कि जब रफ़ाकत ने मुझे बताया कि उस वक़्त मुझे कमर में और कूल्हे में दर्द हो रही थी, इसे वहाँ पे एमरजेंसी में अटेंड किया गया टेक्नीशियंस के ज़रिए। टेटनस का इंजेक्शन के बाद इसको कहा गया कि आप घर चले जाएं। तो अगर किसी को कमर में दर्द हो रही है उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए था, उसको रेफ़र कर देना चाहिए था करीबी एमरजेंसी में, और उसके बाद उसका एक्सरे होना चाहिए था कमर का। और उनके पास जो है, इस वजह से अगर वो नेग्लिजेंस ना होती, ये बंदा चल के वापस गया। और 8-10 दिन के बाद, क्योंकि हराम मगज़ का मसला ये है कि उसमें ऑन गोइंग डैमेज, यानी हम उसको कहते हैं कि अगर आपने उसको बर वक्त ना पकड़ा तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपका हराम मगज़ किसी वक्त भी दब सकता है। यानी कि 10 दिन बाद इनके प्रांग में नमनस आई, अगर उसी वक्त स्कैन हो जाता। अब ये देखें ना, इसका क्या फिर आगे से, मतलब देखें ना, एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे और इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी हाँ, असल तो इंसानियत का ही पॉइंट ऑफ व्यू है। इस्लाम आया ही इसलिए था कि हमको अच्छा इंसान बनाते बुनियादी तौर पर। देखिए, हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारियों से जब कतराएगा तो फिर हम माशरे में इसी तरह की ख़राबियाँ होती हैं। हम तो एक मेडिकल नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ से लेकर आगे तक कई नेग्लिजेंसेस हैं जिसमें सारी की सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहली नेग्लिजेंस तो ये है कि इनको वो ट्रीटमेंट नहीं दिया गया जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा दे दिया जाता, इससे एहसास है यार उसके बच्चे हैं, एक इंसान है, उसकी तकलीफ़ है, उसके जज्बात हैं, और अगर थोड़ी सी टेंशन पे करने से या टेंशन पे करने से उसके मामला दुरुस्त सिमत में चलते हैं, तो हमें ये करना चाहिए। हम ज़रूरत से ज़्यादा बाज़ औक़ात लीनियंट हो जाते हैं। दूसरी ये है कि फिर ये देखिए कि उसके बाद
अब ये एक जो स्टेप लिया गया, ये क्या इससे पहले दरमियान में जो 1.5-2 साल हैं, जिसकी तरफ डॉक्टर साहब 2-3 दफ़ा इशारा फरमा चुके हैं कि हम चेक करेंगे कि वो जुज़वी थी चोट या थी, अगर वो हराम दब तो नहीं मैं चुका। यही तो कह रही हूँ, अगर डॉक्टर कामरान जैसे एक नेक डॉक्टर के पास ये पहुंच जाते उस वक्त, तो अभी हम ये शो कर ही नहीं रहे होते। अच्छा, और इस बात का किसी को एहसास नहीं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चांसेस है वो कम हो रहे हैं, ऐसे ही है ना डॉक्टर साहब? ऐसे ही। तो ये मतलब हमारे सामने हमारे ही भाई इंसान हैं जो वो जिंदगी से मौत का सफर कर रही हैं, और हम जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे। अच्छा, कानूनी तौर पे कोई राइट्स हैं जब इस किस्म की चीज होती है? अब जैसे कि इनको पता, बाहर के मुल्क में तो सू कर देते हैं, बाहर के मुल्क में जब इस किस्म की चीज़ होती है और पता चलता है कि ये आप अवॉइड कर सकते थे या ये अवॉइडेबल थी चीज़, और किसी ने सही तरीके से नहीं किया, तो क्या इसमें कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता? लेकिन इसमें भी लीगल एक्शन किया जा सकता है। आप मेडिकल बोर्ड में उस डॉक्टर के अगेंस्ट अपनी एप्लीकेशन दे के इस सारे मैटर को एक तरह से रिकंसल्ट भी कर सकते हैं। पहली बात ये आ सकती, जो इन्होंने मेरे ख्याल है नहीं किया, ऐसा ही है जी। हाँ, क्योंकि बात ये थी कि जब ये मौके पे इस डॉक्टर के पास गए, अगर उसके गलत ट्रीटमेंट से या उसकी नेग्लिजेंसी से इनका कोई ऐसा इशू बना था, तो इनको चाहिए था कि जो मेडिकल बोर्ड है, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ इनके खिलाफ, उस डॉक्टर के इस एक्ट के खिलाफ ये प्रॉपर फॉर्म अप्लाई करते कि इनकी नेग्लिजेंसी से मुझे ये प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, ये आप लोगों के लिए जानना भी ज़रूरी है कि ये एक तरीका है, अगर खुदा न खास्ता इस तरह हो तो प्रॉपर इस एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। देखिए, कानून भी कानूनी प्रोसीजर्स के तहत। इस पर एक बात ज़रूरी है कि यही डॉक्टर है जो मसीहा है और हमारी बहुत से में सर्व भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है जो डॉक्टर जो ये मोहतरमा बता रही है तरीक़ेकार आप ये बनाए, तो उसका क्या ख्याल है? उसके बाद आप हॉस्पिटल में 10 मिनट खड़े रह जाएंगे? कमाल कर रहे हैं आप। मैं इसमें बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मैं आऊँगी आपके पास, बिकॉज मैं एंड में आपसे आपका फीडबैक लूँगी ताकि आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुने। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो पहले हम ब्रेक में बात कर रहे थे ना कि गफलत तो गफलत तो हर तरह की है। जब एक्सीडेंट होता है, आपने कहा मुनीबा का वो मसला हुआ था मिस्टर डल, अभी मैं कुछ दिन पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट वालों ने ब्रीफ दिया हमें, उस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि हमें आम तौर पे एक तो है ना उनका स्काउट से, वो एक्सीडेंट जब होता है ज़ाहिर बात है आप इन लोगों को तो नहीं ढूंढेंगे, जो वहाँ पे खड़ा होगा मौके पे आके इनको उठा लेगा। तो आप आम लोगों को भी एजुकेट करें कि जब कोई इस तरह का हादसा हो जाए तो मौके पर पहुँचें, तो ये ना हो कि वो उसे उठाते हुए उसकी बाकी हड्डियाँ भी डैमेज कर जाए, और साथ में वीडियोस बना रहे हैं और मतलब ठीक है, मौके पे करना क्या, बाज़ दफ़ा ये सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, वो जो पेशेंट होता है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है वो उसका सांस बंद हो रहा होता है। तो ये हमें मेरे ख्याल में ज़्यादा मजमूई तौर पे एजुकेट करने की ज़रूरत है कि यार अगर कुछ ऐसा हो जाए, आपके जो शोज़ हैं ये भी तो एजुकेट ही कर रहे हैं कि आप लोगों को बताएं कि ऐसा हो जाए तो फिर लेके जाना है। दूसरी बात ये कि इनको भी एजुकेशन इतनी होनी चाहिए कि जब इस तरह खुदा ना खासा किसी के साथ भी मसला हो तो वो डॉक्टर को कहे कि मेरा प्रॉपर चेकअप किया जाए। अगर वो डॉक्टर फर्स्ट हैंड पे सिर्फ इनको वो इंजेक्शन लगा के फारिग ना कर देता तो वो आपकी वाली बात है कि ये नौबत ना आती। तो ये दोनों मतलब तरफ ये आपने टेटनस का इंजेक्शन लगा दिया कि खुदा ना खास्ता टेटनस ना हो जाए, लेकिन इस चीज़ का नहीं एहतियात की कि जब वो कह रहा है कि जी मेरी हिप बोन में दर्द हो रही है, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रही है। अब डॉक्टर साहब आप अपना देखिए, ये हमारी एक देखिए डॉक्टर के कंपैरिजन में हम अवाम हमें तो यही लगता है ना कि डॉक्टर्स मगरो लाने की करते हैं। आजकल डॉक्टर 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं देता। मैंने पिछले दिनों एक खातून को एक डॉक्टर पे भेजा, वो बेचारी बड़ी परेशान थी अपने मसले की वजह से, एज भी उनकी ज़्यादा थी, 2 से 3 मिनट से ज़्यादा उनकी बात नहीं सुनी, पर्चा लिख दिया दवाइयों का और भेज दिया। उसके बेटे का मुझे फ़ोन आया कल, कहता है आप ही वो दवाइयाँ नहीं ले रही अम्मी, वो कह रही है उन्होंने मेरी गल ही नहीं सुनी, तो उन्होंने की पता कि मैं इनकी प्रॉब्लम है, पागल है, नहीं दवाइयाँ ले। बात सुनना भी जरूरी है, डॉक्टर बात पूरी आप बताएं डॉक्टर साहब। ये दोनों सूरतें मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो मेडिकल नेग्लिजेंस है ये राइट है, इसका फ़ायदा है, 2 फ़ायदे इसके। एक तो मरीज़ को कंपनसेशन यानी उसको वो मिले, दूसरा ये गलती क्या इसका क्या इसका गारंटी है कि ये दोबारा नहीं हो रहा इस वक्त रोड पे, ठीक है। तो ये सीरीज़ ऑफ मिस्टेक्स हैं जो कि तमाम गलतियों की एक कतार है, जो कि ना सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक डॉक्टर को प्रेजेंट किया या उसके पास चला गया मरीज़। ये जिन ने वहाँ पे जो आए, जो इमरजेंसी टेक्नीशियन है, जो इनकी ज़िम्मेदारी भी बनती थी। चले अगर उनको नहीं पता अपने राइट्स का, हमारे आवाम कुछ सादा लोग भी है, कुछ कल्चर भी है, तो वो जो हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे है, जो एक सिस्टम हो जो इनको मुतलका लेवल 1 यानी ट्रॉमा सेंटर्स में लेके जाए, वहाँ ये डायग्नोज हो, तो फिर आप हर आदमी को ज़िम्मेदारी लेनी होगी। इस तरह अगर हम कहेंगे कि एक सिर्फ डॉक्टर की वजह से
तो वो नहीं बनेगा। लेकिन ये राइट है, इसको होना चाहिए जब तक इनका ताल्लुक है। अब इसके बाद अगली जिम्मेदारी भी अदा नहीं हो रही, इनका इलाज भी नहीं हो रहा। क्या ये नेग्लिजेंस नहीं है कि ये किसी सेंटर में नहीं है इस वक्त? क्या ये नहीं है कि ये एक बहाली मजूरान टाइप जिसको हम रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल कहते हैं उसमें रफाकत को? आप ये देखें कि डॉक्टर साहब से मैंने बात की तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं ले जाता हूं इनको, मैं इनको चेक करा ले, मैं इनको चेक करता हूं खुद। तो बात ये कि डॉक्टर्स भी विलिंग है करने के लिए, कोई पहुंचाए तो सही बंदे को सही जगह पे। बिल्कुल एंड में सबसे आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, थैंक यू हमें ज्वाइन करने का, क्योंकि इसके बाद जो मेरा अगला मरला है वो फ़ारूक भी हमारे साथ होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। आपकी ख्वाहिश क्या है? हम शो इस सेगमेंट को आप पे ख़त्म करेंगे, क्या ख्वाहिश है रफ़ाकत, क्या चाहते हैं? सिस्टर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा फिजियोथेरापी का इलाज हो और आवाम मेरी हेल्प कर दे, ताकि मुझे कोई अच्छी जगह पे मेरा इलाज हो जाए, ताकि मुझे ट्रीटमेंट मिले, ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाए। ठीक है। और पैसों के हालात जो हैं, खाने पीने के मामलात जो हैं, इस वक्त आप मुझे बता रहे थे आपके ससुर ही सब कुछ संभाल रहे हैं। जी। तो अब जिस उम्र पे इसको अपने सास ससुर और माँ बाप के काम आना चाहिए, इसके ससुर जो हैं वो इसको संभाल रहे हैं। कितनी मतलब ये नेचर के खिलाफ भी एक तरह से चीज़ है ना। अब ये 35 साल की उम्र पे इनको बनना चाहिए था वसीला अपने घर वालों के लिए और उनकी सपोर्ट करनी चाहिए थी। तो मैं व्यूअर्स आपसे अपील करना चाहूँगी कि इनके फाइनेंशियल हालात कुछ बेहतर हो जाए, इनकी सिचुएशन कुछ बेहतर हो जाए। एक उसकी अपील भी जिसकी वजह से हमने इनका नंबर भी स्क्रीन पर चलाया है कॉन्स्टेंटली। व्यूअर्स डॉक्टर कामरान इनके केस को देखेंगे, बट ऑब्वियसली व्यूअर्स एक खर्चा तो आता है जब इनको रिहेबिलिटेट करना है, बाकी सब चीज़ें करनी है। तो आप लोग भी कॉन्ट्रीब्यूट अगर करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आयशा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप फ़ारूक मेरे साथ रहेंगे। रफ़ाकत अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे, मुस्कुराहट देखें पेशेंट को सिर्फ इतना होता है कि कोई मुझे देख तो ले, सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। फ़ाकत हम सुन रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम मेरा बच्चा, आपको एक मेरा बात भाई। बताऊं, अल्लाह एक सेकंड में मेरी अम्मी पिछले साल विशाल फरमाया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो कहती थी एक डॉक्टर के पास जाए वापस आए, मैं दोबारा नहीं जाना। मैंने कहा जी क्यों है? तो बहुत बड़ा प्रोफेसर कहती जरा चंगे मुंह नाल बुला नहीं सकता, उन्हें मैंने ठीक ही करना। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब ने चंगे मुंह से बुला लिया तो हमारे भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह इसको मुस्कुराता रखे। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टर साहब भी जो है उनका जज्बा आपके सामने ही है। नहीं, तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनसे हमें यकीन रखना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि देखें हमारे एक सिस्टम जो है वो गड़बड़ है। ज़कात जो है वो इन लोगों के लिए काम आती है जो बेचारे नामसाइद हालात में फंस जाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े होने के बावजूद अपने बाप या दादा के नाम पे एक रफ़ाई अदारा बनाने के लिए ज़कात इकट्ठी कर रहे हैं, जिससे गरीबों तक वो नहीं हो रही। जो इस्लाम में फ़लाह का रास्ता है कि ज़कात के गरीबों तक पहुँचाओ, मुस्तहिक़ तक पहुँचाओ और अदल के साथ पहुँचाओ। ये सारी चीज़ें अगर सही हो जाती तो हम लोग बहुत कुछ ठीक है। लेकिन हम लोग रोज़ाना मुतजाद बातें कर करके आगे अच्छा मैं ये यहाँ पे मैं कि ज़कात के फंड्स गवर्नमेंट लेवल पर भी हैं, उनसे भी बहुत बहुत से लोगों की हेल्प की जा सकती है। अग्रीड। अच्छा यहाँ पे हम इस सेगमेंट को क्लोज करेंगे और मेरी ख्वाहिश है व्यूअर्स के 6 महीने साल बाद रफ़ाकत हमारे प्रोग्राम पे चल के आए। माशाल्लाह, ये एक दुआ है, अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करे और इंशाल्लाह अगर ऐसा हुआ और हम इनको इस पॉइंट पे पहुंचा सके, अल्लाह ताला ने आपके हाथ में इतनी शिफा दी है डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इस प्रोसेस में। अगर ये हो जाए तो इंशाल्लाह हम फ़ाकत को फिर शो पे बुलाएंगे और चल के आओगे शो पे। व्हील चेयर पे नहीं आपने बैठना और फिर ये व्हील चेयर किसी ऐसे शख्स को दे देना जिसको इसकी ज़रूरत होगी। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हैप्पी म्यूजिक सुन के तो आप समझ ही गए होंगे कि कुछ अच्छी और हैप्पी बात हम करने जा रहे हैं। व्यूअर्स बात करने से पहले मैं फ़ारूक कुरैश का ऑन एयर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी 2 रीज़न से। एक, क्योंकि ये जो काम करते हैं और जिस तरह आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प करते हैं, उनको मंजर आम पे लेके आते हैं ताकि लोग उनके काम आ सकें। एक उस चीज़ का शुक्रिया फ़ारूक, यू आर यंगर देन मी, अ लॉट यंगर देन मी, बट माशाल्लाह यू आर अ वेरी वेरी गुड पर्सन। आप उस जगह पे इस उम्र पे पहुँच गए हो जिस पे लोग सारी उम्र नहीं पहुँच पाते। और दूसरी बात, एक तो हमारी आप जितनी हेल्प करते हो एज अ चैनल एंड स्पेशली मॉर्निंग विद जुगन पे जितना आप एफर्ट करते हो फ़ारूक ऑन एयर, थैंक यू सो मच। छोटे भाई हो, आप बहुत ही प्यारे इंसान हो और हम भी ज़िंदगी में कभी आपके किसी काम आ सके तो हमें ज़रूर बताना। अच्छा हम अभी ईमानदारी की बात कर रहे थे। बेईमान लोग तो बहुत से होते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो ऐसी चीज़ें करते हैं कि हम हक्का बक्का रह जाते हैं। अभी हम मेडिकल नेग्लिजेंस की बात कर रहे थे कि ईमानदार इंसान अगर रफ़ाकत को गाड़ी मार के चला जाता तो वो जाता ना, वो रुक जाता, लेके जाता।
ईमानदार लोग बड़े कम हैं इस दुनिया में, लेकिन आज आप एक बड़े ही ईमानदार शहरी को लेके आए हैं, क्या कहानी है? ईमानदार तरीन शहरी कहूँगा मैं, और अदील अशरफ इनका नाम है, गुजरावाला से इनका ताल्लुक़ है। और मैं आपको ये बताऊं कि इतना अच्छा लगा जब ये सुना कि एक शख्स जिसको यूँ समझे सड़क पे 30 लाख रुपए मिलते हैं और उसका कोई अता पता नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, वो उसको रिसीव करते हैं और वो पुलिस को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये मेरे पैसे नहीं हैं, ये किसी के मुझे मिले हैं, ये 30 लाख मैंने देने हैं। लेकिन स्टोरी का इससे भी पॉजिटिव पहलू ये है कि सिर्फ एक दिन पहले इनके जो बिज़नेस है वहाँ पे एक रॉबरी होती है इनके साथ, गन पॉइंट पे तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया इनसे ले जाते हैं। तो बंदे के आम तौर पे इस तरह के जब मामला होते हैं तो बंदे के जहन में आता है यार मेरा भी नुकसान हुआ है, मेरे साथ भी किसी ने बुरा किया। सच्ची बात बताऊं, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा हमारा फेथ भी, हमारा ईमान भी ऐसा है कि हम सोचते हैं कि वो मेरे पैसे चोरी हुए तो अल्लाह मियाँ ने मुझे 30 लाख रुपए दे दिए। 1.5-2 लाख के ऊपर 28 लाख तकरीबन मिल गए मुझे। और लेकिन इन्होंने वो जो रॉबरी है, वो जो गन पॉइंट पे इनको वो लेके गए हैं इनसे पैसे, इन्होंने वो बात बिल्कुल सोची भी नहीं। यानी कि बड़ा मुश्किल होता है अपने ऊपर कंट्रोल करना। और वो पैसों की कहानी बड़ी दिलचस्प है कि वो पड़े हुए हैं और उसके आसपास लोग जा रहे हैं, मट्टी उड़ रही है और वो पैसे जब इनके पास लाए जाते हैं यानी कि किसी को अंदाजा ही नहीं है। अच्छा अदील अशरफ हमारे साथ है। अदील भाई क्या कहानी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है और वो कौन सा रोड है जहाँ पे ये 30-35 लाख मिले? आपने तो वापस कर दिया, पता नहीं हम करें या ना करें। हाँ। बस ये हुआ क्या, शुरू से बताएं कहानी। शॉप पे मैं उधर खड़ा था, बच्चे ने मुझे ना शॉप पर पकड़ाया, कहते भाई का बेटा भी वो कह रहा है मुझे चाचू ये देखें ये रकम इतनी ज़्यादा कोई छोड़ गया, इधर गाड़ी वाला को काम करवाने आया। तो मैंने कहा यार इधर रश लगा हुआ है, इसको जो है ना अभी शोर ना करो, इसको जो है ना अभी रखो, साइड पे रखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमें ये पैसे मिले हैं। मैंने फ़ौरन जो है ना पुलिस को कॉल की है। तो वो 2 ऑफिसर आए हैं, उन्होंने आके वो पूछा है ये कैसे मिले हैं। मैंने बताया ऐसे सर ये हमें इधर रोड से मिले हैं, हमारी शॉप के आगे ही बिल्कुल जो है ना पड़े थे। तो बस उनको जो है ना मैंने तो पहले वो हाथ नहीं लगा रहा था पैसों को। मैंने कहा यार इतनी रकम है तो यार मुझे तो डर लग रहा है, मुझे अल्लाह पाक ने मेरे में इतनी हिम्मत रखी है, ये सब अल्लाह की तरफ से ही हुआ है। अल्लाह पाक ने मेरे ज़हन में डाला ही नहीं कि यार इनसे कुछ यार मैं रख लूँ। मैंने कहा नहीं यार ये किसी की अमानत है, ये किसी के गिरे हैं, चलो यार मैं कोई नेकी का काम करूँ यार, उसको पहुँचा दूँ यार। क्या वो पहुँचे उन तक फिर? अल्हम्दुलिल्लाह वो नेक्स्ट डे ही जो है ना आदमी आ गए जिनके पैसे थे। शुएब भट्ट साहब हैं, उधर बिजनेस है उनका जो है ना स्क्रैप का, वो इधर हमारे उधर गुजरांवाला में अक्सर लोगों का ना ऐसे ही है, वो कैश ही लेके जाते हैं, वो स्क्रैप का जो काम करते हैं। तो वो जो है ना कैश अपने बच्चे को उन्होंने दिए किसी को देने के लिए। वो बच्चे ने, मैंने देखा सीसीटीवी कैमरे पे जब अपने गोदाम से निकला है, वो अपने गाड़ी के अंदर वो तकरीबन 2-3 मिनट गाड़ी के अंदर रहा है। मैंने कहा ये पैसे जो है ना इसने सीट के नीचे ही रखे। जब वो हमारी दुकान के आगे उसकी गाड़ी आई है, काम करवाने आया, शाम के टाइम का वक्त था, तो वो साथ वाली दुकान से काम करवा रहा है, उसके लड़के जो वो काम कर रहे थे। तो मैं बाद में सोच रहा था, मैंने कहा किसी ने ये बड़ी चालाकी के साथ जो है ना इसकी सीट के नीचे से पैसे भाई तो गाड़ी के नीचे फेंके हैं। फिर बाद में एक लड़के ने उसमें से 5 लाख गायब भी कर दिया है, आपको मैंने बताया भी था। तो जब वो बाकी मुझे मिले हैं पैसे, मैंने फ़ौरन पुलिस को बुलाया। तो फिर वो बच्चा डर गया, वो कहता है अंकल ये भी मिला है मुझे 5 लाख 22 से, पहले 25 फिर 5 सदके। और पहले इन्होंने ये भी सोचा कि यार ये नोट कोई ऐसा तो नहीं कि हम पुलिस को इतला करें तो ये कोई नकली निकल आए और उल्टे हमें पड़ जाए कि हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं। मुझे डर था कि एक दिन पहले वो हमारे से वारदात हुई थी। मैंने कहा ये पता नहीं कोई वारदात किसी ने की है, वो पीछे भागे हैं, वो डाकुओं ने फेंक दी हैं। मैंने कहा यार ये मुझे डर लग रहा है यार, ये पैसे जो है ना ये हमारे नहीं है, हम जो है ना ये पुलिस को ही देते हैं। तो पुलिस ने खुद ही वो SHO साहब ने सोशल मीडिया पे उन्होंने जो है ना पेज बना के एक्टिव किया। मुझे उन्होंने फ़ोन किया, दिल यार ये तुम अपने ग्रुप में फेंको, फेसबुक पे जो है ना शेयर करो। मैंने कर दिया शेयर।
वो नेक्स्ट डे ही वो CPO साहब के इलम में आया, वो बुलाया उन्होंने मुझे, एप्रिसिएशन लेटर दिया। हम आईजी पंजाब ने बुलाया, आईजी पंजाब साहब ने फिर वो आईजी पंजाब ने मुझे वो 2 दिन बाद उन्होंने जो ना जुम्मे वाले दिन कॉल आई है मुझे, वो नियो न्यूज़ को मैं इंटरव्यू दे रहा था तो फरूक देखो कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारी बात है कि एक इंसान मतलब देखिए 30 लाख रुपए एक रकम होती बड़ी है, रकम है जी। आप प्लॉट ले लें, आप घर खरीद लें, आप क्या क्या कर सकते हैं उन पैसों के साथ, जिसका कोई वाले वारिस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी कि आपके बस सामने आ गए, यूँ समझे कि आपने जेब में रख ली, कोई पूछेगा ही नहीं आपसे कि आपने कहा। ये वालिदैन की ये अच्छी परवरिश है, ये बड़ों की। मैं भाइयों में बहनों में सबसे छोटा हूँ। अच्छा घर वालों ने फिर क्या कहा, घर वालों ने क्या कहा, कितना को लाड हुआ, या घर वालों ने डंडा पकड़ लिया कि की कीता है, पैसे दे देते वापस, की कीता है? भाई को मैंने बताया, मैंने कहा मेरी वाइफ कह रही थी ये आपने पैसे जो है ना, मैंने आपको पैसे ले दिए हुए हैं आपको अपने भाई से लेके, तो जो है ना आप मुझे ना अपने कारोबार में से आपके दिए थे मैंने पैसे, इनमें से कुछ 23 लाख मुझे देते हैं, हाँ। बाकी 7 लाख अपने पास रख लेते। अच्छा वो बंटवारे हो रहे हैं आपस में, बट वही वाली बात है। मगर कितना फख्र हुआ होगा आपके घर वालों को आपके? बड़ा फख्र हुआ है, मेरी वालिद, मेरे भाई बड़े खुश हैं, वो भाई रहे वो देख रहे थे। छोटा सा था हमारा सबसे छोटा घर में, ये सबसे ज़्यादा मशहूर भी हो गए अपनी फैमिली में, और गुजरावाला में लोग इनके पास आते हैं, इनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, मतलब बाकायदा एक। और इनका एक प्लस पॉइंट में, इनका जो बिजनेस पॉइंट है उसका नाम था तकवा। तो जब मैं अंदर एंटर हुआ तो मैंने कहा कि वाह जी वाह, पता लग गया वाकई तकवा किसे कहते हैं। ये तकवा ही है ना कि आपके साथ नुकसान हो जाए और आप फिर भी किसी का फायदा कर जाए, उसको 30 लाख वापस तो देखिए ना, कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिनके साथ ज्यादती हो जाती है, जैसे देखिए रफाकत, और फिर हमारे इतने प्यारे अदील, रोशन चेहरा पाकिस्तान में। यही तो हमारा पाकिस्तान है। अगर ऐसा हमारा पाकिस्तान, सारा पाकिस्तान ऐसा हो जाए तो कभी कोई भूखा ना सोए रात को, कभी किसी की जिंदगी में कोई मसला ना आए। आपा जुगन वो जो है ना, ये भाई आप मैंने देखा है इनको, मैं देख रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ना GT रोड के ऊपर ही मेरी फैक्ट्री है, तो मेरे दरवाजे के आगे ना यूटर्न था पैदल चलने के लिए, रास्ते के लिए मोटर बाइक वाले भी गुजरते थे। अक्सर उधर एक्सीडेंट होते थे रोज़, तो मेरा काम ये था, मेरे कारीगर काम करते थे, मैं उठाता था, जब ये 1122 नहीं थी सिविल हॉस्पिटल लेके जाता था, मैं अपनी गाड़ी में बिठा के, कई दफ़ा मैं डेड बॉडियाँ भी लेके गया हूँ। मैं एक बात बताऊं दिल भाई, आप जैसे लोगों को ही फिर अल्लाह ताला भाग लगाते हैं, और शायद इसीलिए वो पैसे इनके पास आए कि वो किसी के हक हलाल के पैसे थे, तो वो बंदा पहुंचा देगा वापस। वो मैडम जो शुएब भट्ट साहब इनके पैसे थे ना, वो मुझे यहाँ कहते हैं दिल भाई ये मैं इन पैसों पे पूरी ज़कात देता हूँ, मुझे उम्मीद थी कि ये मेरे पैसे जो है मुझे मिलेंगे। मैं कह आप अल्लाह मियाँ ने मुझे चुना था आपके पैसों के लिए, ये लड़कों के हाथ लगते। और देखिए ना, सारी जिंदगी का आपका उस शख्स से ताल्लुक भी बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ना बड़े खुश थे। उनकी वाइफ भी आई थी नेक्स्ट डे, जब वो ढूंढते आए, मैंने कहा बाजी आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, आप सारे एविडेंस लेके आए, जो भी आपके जो है ना CCTV कैमरे जहाँ से निकले हैं, या अपने वो हिसाब किताब में जो भी आपका जो वो पैसे कहाँ आए हैं, कैसे आए हैं, कितने आपके पैसे, निशानी बताएं, वो पुलिस वालों को बताएं, मैं इंशाल्लाह पूरी मदद करूंगा आपको। इनको तो देख के पुलिस वाले भी हैरान और परेशान रह गए, अब ये क्या शख्स है। अब जहाँ पे मुझे पुलिस वाले मिलते हैं वो बड़ा खुश होते हैं, कहते दिल भाई यार, इनको तो शहर में और वो भी खुश होते हैं, इनको दोनों आपस में मिलके खुश होते हैं। हम तो पुलिस वाले को देख के घबरा जाते हैं, क्या हमारे साथ क्या। मैं बता रहा, GT रोड के ऊपर मेरी फैक्ट्री है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना 2003 की मोटरवे मेरे GT रोड पे आई हुई है, तब की उनकी खिदमत कर रहा हूँ मैं, इतनी खिदमत कर रहा हूँ उनके साथ, हर सेरेमनी में उनके साथ ही जाता हूँ मैं। उनके जो ऑफिसर नए आते हैं ना, ट्रांसफ़र होती है, वो कहते हैं अदील भाई आप भी मोटरवे में ही हैं, वो इस तरह का मेरा उनके साथ मिलाप है। सब पे फूक मार देनी चाहिए ताकि सारे ईमानदार रहें। अच्छा एंड में अदील भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने का, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको मज़ीद और भाग लगाए, और आप जैसे बाप जिसके होंगे, आप जैसे भाई जिनके होंगे, आप जैसे बेटे जिनके होंगे, आप जैसे शौहर जिनके होंगे, वो बड़े ही खुशकिस्मत लोग होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके पूरे ख़ानदान को खुश रखे। एंड में फ़रूक क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? मैं ये कहता हूँ कि इनसे मिल के, एक तो ये कि सोशल मीडिया पे भी चीज़ निकली थी, हम पहुँचे, इनसे मिले, और अब ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान इनको जानता है कि यार ये हैं वो ईमानदार तरीन शहरी जिन्होंने 30 लाख रुपये लौटा दिए। मैं एक सच्ची बात है कि दिल से इनके लिए दुआएँ भी निकलती हैं, और ये हमारे लिए, ये हमारा फ़ख्र है
जहाँ जहाँ इनकी वो वीडियोस देखी जाती हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे इंटरव्यूज़ गए हैं, तो लोगों ने मुझे फ़ोन किए कि यार इतना ज़बरदस्त हो सकता है पाकिस्तान, इतना आपने जिस तरह कहा ना पाकिस्तान इतना खूबसूरत है और पाकिस्तान इतना ऑनेस्ट है, जो अदील अशरफ हैं यही पाकिस्तान है। बेशक। तो बहुत सी दुआएं, आज जुम्मे का दिन है, जुम्मा मुबारक हम कहते हैं, तो इस मुबारक दिन आपने बहुत सी दुआएं करनी हैं अदील भाई का नाम लेके। अभी उस छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपको एक बात बताओ, जब से मैंने मीडिया में अपना करियर स्टार्ट किया है, मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि कोई टूथपेस्ट ब्रांड मेरा हाथ पकड़ ले, और स्पेशली कोलगेट मेरा हाथ पकड़ ले। और जब हम कोलगेट की बात करते हैं तो कोलगेट स्पार्कल। क्यों? क्योंकि जितना मुझे अपनी दंदियाँ दिखाने का शौक़ है शायद कम ही किसी को होगा, और जब आपको दंदियाँ दिखाने का शौक़ है यानी कि स्माइल करने का बहुत शौक़ है, तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है कि आपकी स्माइल है कैसी। देखिए, दांतों के मसाइल बहुत से एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी जड़ या उनका रीज़न ज़्यादातर यही होता है कि हम अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते। अब दांतों का ख्याल रखने का तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल, कि दिन में 2 दफ़ा और अप टू 3 दफ़ा, बल्कि ज़्यादा भी आप दांत ब्रश कर सकते हैं, बट दिन में 2 दफ़ा रात को और सुबह ज़रूर अपने दांतों को ब्रश किया करें। और अगर कोई बहुत चिपचिप वाली चीज़ या कोई ऐसी चीज़ पी है, या कोई बहुत डार्क कलर के आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है जो आपके दांतों में अड़ रही है, तो ज़रूर अपने दांतों को साफ़ करें। अब दांतों को साफ़ करने का तरीका वेरी वेरी सिंपल। कोलगेट स्पार्कल जो दांतों की मुकम्मल हिफाजत करता है और एक बेहतरीन टूथपेस्ट है। देखिए, बचपन से हम जानते हैं कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, और अब जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से टूथपेस्ट की अगर क्वालिटी की बात करें तो बेहतरीन टूथपेस्ट जो अवेलेबल है मार्केट में इस वक्त वो है कोलगेट स्पार्कल। क्योंकि कोलगेट स्पार्कल में 3 ऐसी चीज़ें हैं इंक्लूडेड जो हमारे दांतों के लिए बहुत ही अमेजिंग है। सबसे पहले फ्लोराइड, जो हमारे दांतों को मजबूत करता है, हमारे दांतों को स्ट्रेंथ देता है। फिर दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है लौंग। लौंग तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, दांत में दर्द है तो एक लौंग चबा लो या दांतों में लौंग रख लो, तो आपको इमीडिएट दांतों की पेन से रिलीफ भी मिल जाती है। ठंडे गर्म का भी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इशू होता है वो लौंग उसको रेक्टिफाई कर देता है। और पर्ल पाउडर हमारे दांतों को सफ़ेद कर देता है, मतलब चमका देता है। इसीलिए तो कोलगेट का इसका नाम ही कोलगेट स्पार्कल है। ये आपको स्पार्कलिंग टीथ दे देता है, वो जो कहते हैं ना शाइनी ब्राइट वाइट टीथ। अब दांतों के मसाइल की जब हम बात करते हैं, मतलब चमक और सफ़ेदी के लिए पर्ल पाउडर भी आ गया, लौंग आ गया दांतों की तकलीफ़ या दर्द के लिए, या जो सांसों की आपकी महक है उसको भी बहुत अच्छा कर देता है। दुनिया में सबसे इरिटेटिंग चीज़ ये है कि आप किसी से बात कर रहे हो और आपको भभका है मुंह की बू का। इस चीज़ का भी एक बहुत बेहतरीन हल कोलगेट स्पार्कल है। एंड देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दांत मजबूत हों। दांत कितने भी कैसे भी लगें, उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे दांत मजबूत नहीं होते, गिरना शुरू कर देते हैं, तो उससे हमारे जॉ पे इफेक्ट होता है। उस इंसान से पूछे जो दांतों के बगैर खाना खाने की कोशिश करता है या जिसको नकली दांत लगाने पड़ते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे माशरे में जो बड़ी यंग एज पे 35 साल की उम्र पे उनके दांत ही गिर जाते हैं, या उनमें इतने कीड़े लग जाते हैं या केरीज या कैविटीज़ हो जाती हैं कि दांत रिमूव करने पड़ते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके मुँह में दांत रहते ही नहीं हैं। तो इस वजह से हमारी जो फ्लोराइड, लौंग और पर्ल पाउडर है कोलगेट स्पार्कल में, ये हमारे दांतों की बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ भी करता है और उसकी लुक को भी बड़ा खूबसूरत करता है। देखिए, दुनिया लुक पे जाती है, दांत आपके बेशक सीधे ना हो, टेढ़े मेढ़े भी हों, उनमें भी एक चार्म है, लेकिन साफ़ सुथरे होने चाहिए और ब्राइट और स्पार्कलिंग होने चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि कोलगेट स्पार्कल का इंतखाब करें। ये आपकी ज़िंदगी के बहुत से स्माइल से रिलेटेड मामलात को रिजॉल्व कर देगा। बाय द वे, एक नफ्सियाती फैक्ट भी है कि जब इंसान डिप्रेशन में हो, सैड भी हो, अगर वो ज़बरदस्ती भी अपने आप को स्माइल करने की तरफ लेके जाता है या ज़बरदस्ती आप मुस्कुराते भी हैं, तो वो मुस्कुराहट आपके दिमाग में ऐसा पैगाम भेजती है कि आपका मूड ही बेहतर हो जाता है। तो स्माइल बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मुस्कुराहट को वैसे भी
सदके का लेवल दिया गया है। रात में भी ब्रश करने हैं दांत, सुबह को भी आपने दांत ब्रश करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि आपने अपने दांतों को प्रोटेक्ट करना है। दांत ब्रश करने का क्या तरीका है? देखिए, दांतों को आपने प्रॉपर तरीके से ब्रश करना है। आपने कोलगेट स्पार्कल अपने टूथब्रश पे ली और अपने दांतों को बैक से भी साफ़ किया, फ्रंट से भी साफ़ किया, बैक के कॉर्नर्स में भी आप गए। और मैं तो अपने दांत ब्रश करने के बाद ज़बान को भी 2-4 सेकंड के लिए ब्रश करती हूँ कि ज़बान पे भी जो चीज़ें उटपटांग लग गई हैं वो भी क्लीन आउट हो जाएं। दांतों को टॉप से, बॉटम से, ज़बान पे, फिर दांतों को फ्लॉस भी करना बड़ी एक अच्छी चीज़ है। डेंटल फ्लॉस बड़ी सस्ती मिल जाती है मार्केट में, बट ऑनेस्टली कोलगेट स्पार्कल का इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ नहीं आएंगे। बहुत दफ़ा लोग पूछते हैं दिन में कितनी दफ़ा दांत ब्रश करने चाहिए, रात को अगर कर लें तो इतना क्या मसला है? जी, रात को करने हैं तो सुबह भी करने हैं, राइट? आपने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह खाया, उसके बाद आपने अपने दांतों को ब्रश ज़रूर करना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके मुंह में फंस जाती हैं। देखिए, दांतों में गैप्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं, वहाँ पे अगर खाना स्टक हो जाता है और स्टक रह जाता है तो फिर बहुत से ऐसे दांतों के मसाइल क्रिएट हो जाते हैं जो आगे जाके मेजर इश्यूज़ की तरफ लेके जाते हैं। और दांतों का चेकअप रेगुलर कराना भी ज़रूरी है। मतलब हर 6 महीने के बाद साल में 2 दफ़ा आपने डेंटिस्ट से रुजू ज़रूर करना है अगर आपके मुंह में दांत है। बल्कि बच्चों के मुंह में जब पहले दांत आने शुरू हो जाते हैं, मिल्क टीथ, तो तभी पहली दफ़ा डेंटिस्ट से रुजू करना चाहिए। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि एक बड़ी ही अमेजिंग एक्टिविटी हमने क्रिएट की है विथ कोलगेट स्पार्कल। हम आपको मौका देंगे कुछ हमें तस्वीरें भेजने का। कल मैंने वीडियो की बात की, लेकिन मेरे ख्याल से तस्वीर एक बेहतरीन ऑप्शन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अच्छी सी एक तस्वीर आपने और आपके फैमिली मेम्बर्स ने स्माइल करते हुए कोलगेट स्पार्कल को पकड़ के, अब आप उसको किधर प्लेस करते हैं और कैसे प्लेस करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसे भी पकड़ के आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब आपने कोलगेट स्पार्कल को इंक्लूड करना है अपनी तस्वीर के अंदर और मुस्कुराते चेहरों के साथ मुझे भेजनी है, व्हाट्सएप करनी है आपने अपनी तस्वीर। अब उस तस्वीर को व्हाट्सएप करने का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है 0320 946 3502। ये हमारी एक्टिविटी आज से स्टार्ट हो गई है, आपने हमें व्हाट्सएप करना है। हम जुम्मे के रोज़, राइट, ऑन फ्राइडे शेयर करेंगे वो 5 लोग जो जीतेंगे कोलगेट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और ये हमारी एक्टिविटी अब चलती रहेगी, लेकिन आपने हमें तस्वीरें भेजनी है इस व्हाट्सएप के नंबर पे। मंडे से हम वो तस्वीरें भी दिखानी शुरू कर देंगे और जो हमें फेवरेट हमारी पिक्चर्स होंगी, और फिर हम एक बैलेट बॉक्स में वो तस्वीर, वो सारे जो इन्फॉर्मेशन है, आप अपनी बात में साथ में इन्फॉर्मेशन भी भेजिएगा। तो आप जब हमें व्हाट्सएप करेंगे तस्वीर, तो उसके साथ अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपनी मेलिंग एड्रेस, जो आपका एड्रेस है वो भी भेजिएगा। ये 3 चीज़ें आपने ज़रूर भेजनी है, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना मेलिंग एड्रेस, जहाँ पे हम आपको आपका गिफ्ट हैम्पर भेज सकते हैं। 5 लकी विनर्स जुम्मे के रोज़ यानी कि नेक्स्ट वीक फ्राइडे को रिसीव करेंगे अपना गिफ्ट हैम्पर और लकी ड्रॉ के थ्रू। उससे पहले आपने हमें अपनी तस्वीरें भेजनी हैं विद अ बिग स्माइल कोलगेट स्पार्कल को यूज़ करके व्हाट्सएप के नंबर पे 0320 946 3502। स्क्रीन पे भी ये नंबर चल रहा है, आपने हमें तस्वीरें ज़रूर भेजनी हैं और जीत सकते हैं आप कोलगेट स्पार्कल की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूज़फुल सा गिफ्ट हैम्पर। सो ये एक्टिविटी अभी इस लम्हे से स्टार्ट है, अभी फ़ौरन अच्छी सी तस्वीर, बट अच्छी सी तस्वीर खींचिएगा ताकि उसके जीतने का चांस भी हो। कोलगेट स्पार्कल को आप अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, जितनी क्रिएटिव पिक्चर होगी, जितनी इंटरेस्टिंग पिक्चर होगी, उतना ज़्यादा चांस होगा हमारे फाइनल बैलेट बॉक्स में जाने का, राइट? और फिर उसमें से हम ड्रॉ आउट करेंगे। सो जितनी इंटरेस्टिंग, और हो सकता है कि हम बैलेट ना भी करें, हो सकता है कि कोई पिक्चर हमें इतनी ज़्यादा पसंद आ जाए कि हम कहें कि यार ये तो एज इट इज़ इसको जीतना चाहिए। अच्छा, ये मैंने आपको ज़रूर बताना है कि दांतों में कैविटीज़ कैसी होती हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से सवाल भी कल आए जब मैंने बात की कोलगेट स्पार्कल की। बेसिकली हमारे मुँह में जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, जगहें होती हैं दांतों के अंदर, वहाँ पे जाके कोई ना कोई खाने की चीज़ फंस जाती है या कोई ऐसी चीज़ फंस जाती है जो हमारे मुंह में हो। अच्छा, उससे होता ये है कि लोग उसको दांत का कीड़ा बनाना शुरू कर देते हैं और दांत ज़्यादा जोर से ब्रश करना शुरू कर देते हैं। उस वक्त कोई इतना फ़ायदा नहीं होता, इसलिए पहले ही इस चीज़ का इलाज करना, और वो जो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। मॉर्निंग विद जुगन पे और मेरा एज अ पर्सन हमेशा से एक ही स्लोगन रहा है कि बीमारी या मसला होने से पहले ही आप हल ढूंढ लेंगे तो फिर आपको महंगे इलाज की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। और सिर्फ 125 रुपए की कोलगेट स्पार्कल, आई थिंक इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल, और ये आपकी डेंटल हेल्थ के लिए
और बाय द वे आपकी पर्सनल हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा कोलगेट स्पार्कल और हमें तस्वीरें ज़रूर भेजिएगा क्रिएटिव सी मज़े की विद कोलगेट स्पार्कल, ताकि हम भी आपको अपने लकी ड्रॉ का और अब हमारा जो एक बैलेट बॉक्स होगा उसमें से आपका नाम ड्रॉ करें। 5 लकी विनर्स यानी कि उनमें से आप एक हो सकते हैं। जल्दी से तस्वीरें भेजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। स्मूथ सिल्की स्किन हर खातून की, हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन स्मूथ एंड सिल्की स्किन हासिल करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। जब इंसान पार्लर जाता है, वैक्सिंग कराता है, अगर आप बात करें फ़िज़िकल ट्रीटमेंट्स की तो लेज़र ट्रीटमेंट्स हो गई। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी ही एक तो महंगी भी होती हैं और उसके अलावा थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग भी होती हैं। जो लोग चाहते हैं कि वो सैलून को या पार्लर को बाय बाय कह दें, वो हेलो एंड फ्रेंच कह सकते हैं, यानी कि बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच। अब एंड फ्रेंच क्या है? एंड फ्रेंच एक हेयर रिमूवल क्रीम है जो रिमूव करती है आपके गैर ज़रूरी अनवांटेड बाल। राइट, बाल बहुत से, मतलब बाजू पे बाल हो गए, अपर लिप पे हो गए, कुछ लोगों के साइड बर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वैक्स करने के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, चेहरे के ऊपर दाने भी कभी कभी निकल आते हैं, बॉडी के ऊपर दाने निकल आते हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके अलावा पेनफुल भी है, दर्द भी होती है वैक्स करने से, थ्रेडिंग करने से। लेकिन एंड फ्रेंच जो है ये बहुत ही जेंटली और इफ़ेक्टिवली, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पे आपके बालों को रिमूव भी कर देती है और उसके साथ साथ आपकी स्किन को सिल्की स्मूथ, यानी कि जिन लोगों को बहुत ड्राइनेस वगैरह की प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन हल है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वैक्स कराते हैं उसके बाद उनकी स्किन के ऊपर अजीब वो ब्रूजेस पड़ जाते हैं, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, सेंसिटिव स्किन वाले प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लेकिन 3 से 6 मिनट में एंड फ्रेंच के थ्रू आप अपने बालों को रिमूव कर सकते हैं। 3 से 6 मिनट, अगर आपके फाइन बाल हैं तो 3 मिनट्स, बल्कि 2-2.5 मिनट में भी हो जाता है, और अगर आपके ज़रा थिकर बाल हैं तो 6 मिनट्स तक का टाइम मैक्सिमम आपको चाहिए होता है। अच्छा, इसकी स्मेल भी बहुत ही रिलैक्सिंग है, रोज़ की, गुलाब की खुशबू किसको नहीं पसंद। उसके साथ बड़ा अफोर्डेबल है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अफोर्डेबिलिटी, इसकी कीमत भी बहुत ही रीज़नेबल है और ये आपकी स्किन को एक सैटन जैसी सॉफ्टनेस दे देता है। सो एंड फ्रेंच इज़ ऑसम। एक तो आपको सैलून वाली स्मूथ स्किन और आपको इस्तेमाल करके फ़ौरन ही आपको वो वाला रिज़ल्ट मिल जाता है। उसके बाद कन्वीनियंट हेयर रिमूवल ऑप्शन है, बहुत ही इजी, सिंपल और कुछ ही लम्हात में आप फ्री हो जाते हैं। इसके साथ साथ जेंटली और पेनलेसली आपकी स्किन को रिमूव करते हैं। उसके बाद जो है वो प्लेजेंट फ्लोरल फ्रेग्रेंस जो है आपको बहुत अच्छी आती है। और उसके साथ एंड फ्रेंच अवेलेबल है 3 डिफरेंट तरीक़ों से, एक तो क्रीम में और लोशन में, और इसके साथ साथ आपको ये एक सैशे पैक भी है, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि वन टाइम यूज़ के लिए, जैसे कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने कहीं जाना है, ये एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है और वन टाइम यूज़ के लिए ये बहुत ही एक अमेजिंग सैशे है जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास रिमूविंग लोशन भी है और हमारे पास क्रीम भी है। इसके इन सब के साथ बाय द वे आपको एक जो बहुत, ये तीनों के साथ अवेलेबल है, इवन इन द स्मॉल सैशे पैक। इसके साथ आपको ये रिमूव करने वाला छोटा सा एक आला भी मिलता है प्लास्टिक का। इट्स अमेजिंग। आपने क्रीम लगाई अपने इस तरह करके हाथ के ऊपर और उसके बाद आपने इसको ऐसे करके जेंटली रिमूव कर लिया, ना कोई पेन, ना कोई इशू, ना कोई प्रॉब्लम। अच्छा, बाय द वे एंड फ्रेंच के साथ अगर आप हमें एक तस्वीर भेजेंगे अपनी जो सबसे क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग होगी, डिसेंट पिक्चर, तो उस पिक्चर के बेस के ऊपर हम आपको एंड फ्रेंच से रिलेटेड भी गिफ्ट भेजेंगे, गिफ्ट हैम्पर भेजेंगे। तो आपने हमारे साथ जो हमने नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उसके ऊपर आपने हमें व्हाट्सएप करनी है तस्वीर, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपनी मेलिंग एड्रेस। तो ये आप हमारी इस एंड फ्रेंच की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं और हमें तस्वीर भेजें एक अच्छी सी, और उससे रिलेटेड फिर आपको तोहफ़ा भी मिल सकता है। बाय द वे आजकल तो एक ऐसा ज़माना है कि जो मर्द हज़रात भी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वो भी हेयर इसलिए रिमूव करते हैं ताकि मसल्स वगैरह और ये चीज़ें नज़र आएँ, तो उनकी भी हिम्मत जवाब दे जाती है जब उनको कहते हैं कि आप वैक्स कर लें। तो फॉर मेन
दिस इज़ एन अमेजिंग ऑप्शन ऑल्सो बाय द वे। एंड फ्रेंच इज़ नॉट जस्ट फॉर वीमेन, ये मैं इसलिए क्लियर करना चाह रही हूँ बात क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये तो लेडीज़ की चीज़ है। मर्द हजरात भी अगर हेयर रिमूव करना चाहते हैं तो एन फ्रेंच इज़ एन awesome option, leaving your skin silky and smooth. So bye bye salon, hello and French। और अब मेरा जाने का वक्त हो गया, ज़िंदगी रही तो मंडे मॉर्निंग मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।